तो ह्यूस्टन में इतवार को हिंदुस्तानी तबके के 50,000 लोगों के सामने जब वजीर आजम मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले तो दोनों की जुगलबंदी और केमिस्ट्री को पूरी दुनिया ने देखा। करीब 38% लोगों ने दुनिया की जो आबादी है उसका 38% हिस्सा उसने इस इवेंट को, इस प्रोग्राम को देखा। और ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी, दोनों लीडरों ने दहशतगर्दी के खिलाफ साझी हिकमत अमली का ऐलान करते हुए पाकिस्तान को सख्त पैगाम भी दिया और दोनों ने दहशतगर्दों को पनाह देने वाले मुल्कों को वार्निंग दी कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी के काम की तारीफ की और यहां तक कहा कि दुनिया को उनसे सीखना चाहिए। आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से दुनिया के दो ताकतवर लीडरान का रुख था उससे बहुत सारे इशारे भी मिल रहे हैं। कल दोनों लीडरान ने दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस और एक दूसरे के सपोर्ट का अज़्म किया और आज हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का बयान आ गया कि बालाकोट से भी बड़ा होने वाला है। तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान टूटने की मुहिम पर ह्यूस्टन में मुआहदा हो गया है। हमें वो दौर भी याद करना चाहिए जब वजीर आजम ने पुलवामा में शहीद 40 जवानों के जज्द खाकी की परिक्रमा की थी, उसके चक्कर लगाए थे और उसके बाद बालाकोट हुआ था। कल मोदी ने ट्रंप के साथ एनआरजी स्टेडियम ह्यूस्टन की परिक्रमा की है, चक्कर लगाए हैं। तो क्या अब दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी लड़ाई में पीओके से पाकिस्तान का भी फेयरवेल होने वाला है? आपको याद होगा कल वजीर आजम साफ कह रहे थे कि कई ऐसी चीजें जिनका हमने फेयरवेल कर दिया, चाहे बहुत सारे बेकार के कानून हो या बहुत सारी ऐसी चीजें, या दफा 370 हो कश्मीर से, आर्टिकल 370, इनका भी फेयरवेल हो चुका है। तो क्या पाकिस्तान से पीओके का फेयरवेल भी होने जा रहा है? इस पर हम बात करते हैं, लेकिन दिखाते हैं आपको कल की कुछ झलकियां और उसके बाद हमारा जो विपक्ष है उसका रद्द-ए-अमल भी आया है सामने, उस पर भी मैं बात करूंगा इस रिपोर्ट के बाद। ह्यूस्टन में हिंदुस्तानी तबके के 50,000 लोगों के सामने जब मोदी और ट्रंप मिले तो दोनों की केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी। दुनिया के दो सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों के सबसे ताकतवर लीडरान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को साफ साफ पैगाम देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब फैसला कुन जंग का वक्त आ गया है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? मोदी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग दहशतगर्दों के हिमायती हैं और वो दहशतगर्दों को पालते पोसते हैं। मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को पूरी दुनिया पहचानती है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। मोदी के साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमिटेड है। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. ट्रंप ने सरहदों की हिफाजत का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों के लिए अपने लोगों की हिफाजत के लिए सरहदों की सिक्योरिटी अहम है। Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that.
मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं और उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरा साथ मिल रहा है। इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। हिंदुस्तान ने भी आज ही साफ कर दिया है कि दहशतगर्दों को पोसने वाले मुल्क के खिलाफ अब फैसलाकुन जंग का वक्त आ गया है। ऐसे में पूरी दुनिया को इंसानियत की हिफाजत और दहशतगर्दों की सफाई के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ह्यूस्टन, अमेरिका से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका में खास तौर से जहां पर 50-100 लोगों को जमा करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, वहां पर 50,000 लोगों का मजमा और वजीर आजम मोदी साथ में सदर ट्रंप, एक तारीखी प्रोग्राम। कहा जाता है कि अमेरिका में पोप के बाद किसी दूसरे मुल्क के किसी विदेशी लीडर की सबसे बड़ी ये रैली थी। पोप की रैली हुई थी इससे पहले और उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये रैली है, जो कि अमेरिका में सबसे बड़ी रैली है किसी दूसरे, किसी बाहरी, किसी विदेशी सियासतदान की, लीडर की। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी तारीख रकम हुई। इसलिए मैंने अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा भी है कि रकम हुई तारीख, यानी इतिहास बन गया। आइए इस पर बात करते हैं। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा पहला सवाल है कि आलमी दहशतगर्दी से निपटने में 2 बड़ी ताकतों का अज़्म कितना होगा कारगर, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या अब पीओके से पाकिस्तान के फेयरवेल का वक्त करीब आ गया, जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इशारे दिए हैं। तीसरा, पीएम मोदी के साथ ट्रंप की रैली को दुनिया ने देखा, क्या पैगाम गया, क्या मैसेज गया, इस पर भी बात होने की जरूरत है। चौथा, क्या मोदी अब पूरी तरह से ग्लोबल लीडर बन चुके हैं? उनका कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ उनका होना और इतने बड़े पैमाने पर लोगों को संबोधित करना, एड्रेस करना, क्या उन्हें ग्लोबल लीडर बनने की तरफ और आगे बढ़ाता है या बन चुके हैं वो, इस पर ही बात होगी। 5वां सवाल, हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों के रद्द-ए-अमल को कैसे देखा जाए? हमारे यहाँ आज भी रद्द-ए-अमल आने शुरू हो गए। अब बड़ा सवाल यही है कि जब नुमाइंदगी करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो भारत के वजीर आजम के तौर पर जाते हैं, ना कि किसी पार्टी के लीडर के तौर पर या किसी पार्टी के नेता के तौर पर। तो सवाल यही है कि इसके बावजूद भी अपोजिशन को उसमें भी मीन मेक दिखते हैं तो क्यों दिखते हैं और उसकी वजूहात क्या है, इस पर ही बात होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। महेश वर्मा जी को मैंने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। संजीव कौशिक जी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर, उनसे भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। मैंने अपने साथ असद खान फलाही साहब को भी रखा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक अच्छे सियासी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ में हमने अपने साथ जोड़ा है अमिताभ श्रीवास्तव जी को भी, सीनियर सहाफ़ी हैं। अमिताभ जी स्वागत है आपका, खैर मकदम है। और दीवान मुकेश सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीवान साहब सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जबरदस्त तारीख रकम हुई है। संजीव कौशिक जी, तारीख रकम हो गई, इतिहास बन गया, देखेंगे इसको इस तरह से? कैसे इतिहास बन गया आप बताएं मुझे। क्या पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं? हाँ, आज मैं सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लोग नेहरू जी के सोवियत रूस के दौरे को और एक जीप में किस तरह से वो बाहर लोगों के बीच थे, सोवियत रूस के दौरे की तस्वीरों को अमेरिका का बताकर शेयर कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, 15 जून 1985 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री
राजीव गांधी अपने 5 दिवसीय यात्रा के समापन के वक्त पहुंचे थे इसी जगह पे, और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उनका स्वागत किया था। ये तो आपको जानकारी नहीं होगी, या जानकारी होगी तो आप इसको इग्नोर करेंगे। दूसरी चीज 84 में, ये अपने आप में खास मैं वही चीज बता रहा हूं ना, 84 में 1984 की बात मैं कर रहा हूं। तत्कालीन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहां पे भारतीय अमेरिकन को संबोधित किया था। नहीं, क्योंकि उस वक्त इस तरह से कोई इवेंट नहीं हो रहा था ना। 1984 में कहा से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, आप 94 मैं 84 क्षमा चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस वक्त इस तरह से इवेंट का सिस्टम नहीं था। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि कल का जो सिस्टम इवेंट था उससे हिंदुस्तान को मिला क्या था? ये 2 देशों के सांस्कृतिक सौहार्द का ये कार्यक्रम था, सियासी मंच था, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे थे, तो किस मुद्दे पर बात होने वाली थी? क्या एम था? कुछ तो तय रहा होगा ना। सब गड्ढमड्ढ आपने कर दिया वहां पहुंच के। एक तरफ सब 400 कलाकारों का झुंड 1.5 घंटे तक आपका मनोरंजन करता रहा। उस मंच पे आप पहुंच करके इस्लामी कट्टरवाद की बात, आतंकवाद की बात आप करने लगे। कुछ तो तय कर लीजिए पहले, कुछ तो तय कर लीजिए। और सही दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से मिलते हैं, या 2 देशों का जब बड़े कूटनीतिज्ञ लोग, जो जानकार लोग हैं, वो बताते हैं कि यदि मिलते हैं तो उसका जो रीजन होता है वो 2 देशों के सांस्कृतिक मिलन था। इसको कौन सियासी प्रोग्राम कह रहा है? सांस्कृतिक कहा गया था। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप जाके आतंकवाद की बात करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाके आप वोट मांगेंगे? साथ में मिला हुआ नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाके वोट मांगेंगे आप? सांस्कृतिक कार्यक्रम में आतंकवाद की बात करेंगे आप? किसने वोट मांगा? अब की बार ट्रंप सरकार किसने कहा? कहा ना। मैं ये कह रहा हूं कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यदि मिल रहे थे, कल होकर यदि ट्रंप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप ट्रंप के लिए वोट वहां पे कलेक्ट करने गए थे, मांगने गए थे? आपने उस मंच का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया? पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि इस कल के इवेंट से हिंदुस्तान को क्या मिला? महेश वर्मा जी जवाब दीजिए। बहुत संगीन इल्जामात, और इनके मुताबिक इसमें कुछ भी तारीखी नहीं। देखिए साहब, ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात से अगर हम इत्तेफाक रखेंगे तो ये 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है, जिसका क्रेडिट प्रधानमंत्री ने कल अमेरिकी भूमि से पूरे विश्व को दिया, जिसको पूरे विश्व ने देखा, और उस पर किसी को भी गर्व होना चाहिए। और ये गर्व की बात है हम सभी भारतीयों के लिए। अगर कोई आदमी इसको अपना एक अपमान समझता है, ये तिरस्कार समझता है, तो मैं समझता हूँ ये भारत के उन 130 करोड़ लोगों का अपमान है। एक बात। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि 1994 में पीवी नरसिम्हा राव गए, मैं एक इनकी जानकारी के लिए बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिला। 1985 में जब राजीव गांधी जी गए तो उनको इस तरह का कोई वहाँ पे स्वागत या इस तरह का कोई राष्ट्रपति जो है, पहली बार इतिहास में हुआ, अमेरिकी इतिहास में, कि राष्ट्रपति के बोलने के बाद जी वहाँ कानून नहीं है, वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ने सम्मान में 130 करोड़ उन भारतीयों का जो प्रतिनिधि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थे, जिनके आज ये गौरव गाथा हमें उन्मुक्त कंठ से ये कहनी चाहिए। और ये देश जो है आज गर्व करेगा इस बात पे कि देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जो अमेरिकी भूमि पे जाके, और उस राष्ट्रपति को, जिसके बोलने के बाद वहां बोलने की किसी को भी परमिशन नहीं है, वो राष्ट्रपति कहते हैं मंच से कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आप आइए और अपना भाषण दीजिए। और वो भाषण आप ये देखिए कि भारत की जो हमारी डेवलपमेंट है, भारत की हमारी जो ताकत है, भारत की जो हमारी एक कह लीजिए कि आज की डेट में जो एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा, या जिस तरह का एक हम आतंकवाद के और कश्मीर को लेकर हम अपनी चीज़ों को अच्छे ढंग से एक कहने का एक मौका, एक अवसर मिला हमारे प्रधानमंत्री को, और उन्होंने बड़ी सशक्त ढंग से उस बात को वहां पर कही। संजीव जी, और ये दूसरी बार हुआ है अमेरिका में। नहीं, आपने देखी थी, वहां पर मौजूद कश्मीरी परिवारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हाथ चूम लिया था। उनके दिल का दर्द उस वक्त निकल गया जब एक बहुत बड़े दौर में उनको जिस तरह से हिकारत के साथ उनके अपने इलाके से बाहर किया गया, आज वो अमेरिका में बैठकर भी अपने कश्मीरी भाई बहनों के मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं मिल रहा है। जी मैं जो सवाल कर रहा हूं, आज चीफ मिनिस्टर, आज के इवेंट एक छोटी सी, इमरान साहब एक छोटी सी बात, कौशिक साहब एक छोटी सी बात कहूंगा। आज हमारे वही प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री गुजरात
जब वो थे उनके बारे में जो प्रचार प्रसार किया गया, जिस तरह से कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री, तत्कालीन जो विदेशी व्यवस्था थी, जिस तरह से इनको वीजा देने से रोका गया, उस धरती पर, उस भूमि पर अगर अमेरिकी पहली बार अभिभूत हुए, वहां सिर्फ 22 सीनेटर थे साहब, गवर्नर, मेयर, सारे लोग प्रोटोकॉल में थे। हमें और दूसरी बात, कौशिक साहब एक बात और सुनिए, पोप से पहले, पोप के बाद और पोप से पहले स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, झूठा है, उनके बाद अगर अमेरिकी, कुछ दिन पहले की बात है, महीनों पहले की बात नहीं है ना। सुन लीजिए पूरी बात, अच्छी बात सुनिए। अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी लोग पहली बार अगर स्वामी विवेकानंद के बाद, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, उनके बाद अगर किसी व्यक्ति से अभिभूत हुए, जिसका खुले दिल से उस मंच का इस्तेमाल अभिनंदन किए, सियासी फायदे के लिए, उस चीज को, उस चीज में सियासत देखना, सियासत देखना, वहां खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को पता था कि आप वहां जाएंगे और एकमात्र उद्देश्य है आने वाले वक्त में ट्रंप चुनाव किसी भी भारतीय का अपमान करने के बराबर है। अरे भारतीय का अपमान कहां हो रहा है? आप जिस प्रधानमंत्री ने मुझे और आपको कहा कि ये उनका सम्मान आप कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका वासी आज उनका सम्मान कर रहे हैं। सवाल का जवाब आप अमेरिका वासी उनका सम्मान कर रहे हैं। आप लोग उन चीजों को तरजीह देंगे। आपको मलाल अगर है तो कहिए कि इमरान खान को वो नहीं मिला। इमरान खान को या इस्लामिक कट्टरवाद को अगर तवज्जो नहीं मिला है, उसका अफसोस जताइए ना। अरे साहब क्या बात समझ में आ जाएगा। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अपमान करने का कल ट्रंप नहीं जीतते हैं, फिर ट्रंप नहीं जीतते हैं, उनके बदले में और आता है। संजीव जी कह रहे हैं, अमिताभ जी, ठीक है अमिताभ जी, संजीव जी क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं ना कि कल ट्रंप अगर नहीं जीतते हैं या नहीं अगर रहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब क्या होगा? मतलब संजीव जी का जवाब ले एक एक करके अगर कहिए तो मैं इसका जवाब आप ही से जवाब लूंगा। जरा संजीव जी को भी सुन लें, अमिताभ जी को भी सुन लें। जी पहली बात तो इन्होंने कहा कि अगर ट्रंप नहीं तो क्या। देखिए राजनीति इस समय वर्तमान पर टिकी होती है। राजनीति के लिए ये नहीं कहा जाता कि ये सालों आगे के लिए सोचती है। राजनीति को कहा जाता है ये तात्कालिक धर्म है। आज का धर्म क्या है? आज का धर्म है कि ट्रंप इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के हित अमेरिका के साथ जुड़े हैं, हमें आज देखना है। पहली चीज, देश के साथ बहुत सारे गंभीर मसले हैं, आर्थिक, राजनीतिक, और उस समय ट्रंप की अनदेखी नहीं की जा सकती। पहली बात तो हम वर्तमान को देखकर जीत रहे हैं। जो अमेरिका मोदी को आप खुद कह रहे हैं अंदर आने नहीं दे रहा था, अमेरिका की धरती छूने नहीं दे रहा था, आज आप ही के शब्दों में अपना चुनाव जीतने के लिए वो भारत पर आश्रित हो रहे हैं। ये बड़ी बात है, मोदी जी की बात नहीं। मोदी जी ने स्वयं कहा मैं 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधि हूं। अहम बात यह है कि अमेरिका का चुनाव आज भारत तय कर रहा है। याद कीजिए, आज से 10 साल पहले कहा जाता था कि भारत के चुनावों की जो डोर है वो अमेरिका और रूस संभालते हैं। आज स्थिति पलट रही है और अमेरिका जैसे मुल्कों में अगर हम वहां की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं तो इससे बड़ी सफलता की बात कोई है नहीं आज की स्थिति। रही बात इसकी कि उन्होंने बाकी को दरकिनार नहीं किया, बाकी के लिए भी रिपब्लिकन, डेमोक्रेट सभी पार्टियों का उन्होंने स्वागत किया, दरवाजे खुले छोड़े हैं। हर पार्टी जानती है कि आज को देखकर बात किया, कल क्या होगा। कल अमेरिका जब अपना स्टैंड 180 डिग्री बदल सकता है तो 360 डिग्री हम भी बदल सकते हैं। कल की स्थिति के बारे में बात बहुत अहम बात क्लियर हुआ। संजीव जी आज की क्लियर हो गया, आज को देखना। संजीव जी अब तो आपका ये खदशा क्लियर तो ये है ही। मैं यही कह रहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री गए ना, वोट मांग रहे थे ना, चुनाव जिताने की बात कर रहे थे ना, ये भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। तो नया हुआ है, मोदी है तो कहिए ना, मोदी है तो मुमकिन है। जैसे नया हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, यही तो तारीख बनी। अरे साहब, इतिहास बना है। जैसे दिल्ली में चुनाव हो और हरियाणा के किसी जाति विशेष के लोगों को बुला करके यहाँ भाषण दिलवाते हैं कि ये हमारा वोटर हमारे साथ पोलराइज हो जाए, हमारे तरफ आ जाए। अब ये इंटरनेशनल स्तर पे होगा, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है ना। यानी भारत का महत्व बढ़ा कि नहीं आपकी नजरों में? ये भारत का महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भारत का महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मोदी जी के जाने से बढ़ा कि नहीं?
आपसे मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये मानते हैं कि नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये मान रहा है कि मोदी जी के आने की वजह से मैं जीत जाऊंगा, ये हुआ कि नहीं? इमरान साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नेहरू जी का नाम लिया, इस बात को आप मानेंगे नहीं? मेरी इस बात का आप इतनी देर से सवाल पूछ रहे हैं, एक सही सवाल का जवाब भी दीजिए। अगर नेहरू जी के उनके भाषण में जिक्र है तो क्या वो गलत है? दूसरा कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की काबिलियत आज ये है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप, आज ये हैसियत जो है किसी देश के प्रधानमंत्री का नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह से प्रेजेंट करे। आपने ये हैसियत बनाई, ये ऐसे नहीं बनती है, आपने अपनी साख बनाई, इसलिए आज पूरा विश्व जो है, कल विश्व की सारी मीडिया ने इसको टेलीकास्ट किया। क्या किसी भारतीय को गर्व नहीं होगा इसके ऊपर? कोई भारतीय इस पे ऊपर शर्मिंदगी महसूस करेगा? कोई आदमी इसे शर्म की बात कहेगा? अगर आपके गलत दिशा में फिर राजनीति आप जोड़ रहे हैं। मैं शर्म की बात नहीं कर रहा, मुझे शर्म नहीं आ रही है। सुनिए, आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं सवाल कर रहा हूं। 94 में जिसका जिक्र कर रहे हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जाके चेक कर लीजिएगा, नरसिम्हा राव से उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। अरे साहब, तो आप भी तो हमें काट रहे हैं, आप भी जाके चेक कर लीजिएगा कि जब राजीव गांधी गए थे तो उस समय सीनियर बुश गए थे या नहीं गए थे? सीनियर बुश। बात यह है कि किसी एक नेता को संपूर्ण भारत यानी ने इतने बड़े बहुमत से जिताया, वो भारत का प्रतिनिधि माना जा रहा है। संपूर्ण भारत 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या, पहले जो गया है वो पहले भारत का प्रतिनिधि बन के नहीं गया था। साहब, आप में अगर काबिलियत बड़े होगी, अगर आप में अरे साहब, मैनेजमेंट के मास्टर हैं, आप यही कर रहे हैं ना, आप तो यही कर रहे हैं। आप घरेलू मोर्चे पर जब आपसे सवाल किया जा रहा है, आपसे घरेलू मोर्चे पर जब आप खड़े होते हैं तो फिर यही करते हैं, सामने बोलना। आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना, बात थी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना। घरेलू मोर्चे पर जब आप फेल्योर लिखते हैं, आप घेरा जाता है यहाँ, तो आप असद खान फराई साहब के पास जाना चाहूंगा। राहुल गांधी, असद खान फराई साहब, क्यों नहीं बुलाया? सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया? वो क्यों नहीं कहा कि भाई हमारे जिस के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होते तो वही जाते हैं। असद खान फराई साहब, ठीक है, क्या क्या बुलाएगा? चलिए एक एक करके। असद खान फराई साहब, शिद्दत पसंद इस्लामिक दहशतगर्दी से निमटना है आलमी सतह पर, यह बात भी सदर ट्रंप ने वहां पर कही। जोरदार ताली बजी। सदर ट्रंप ने यह बात कहकर एक पॉज लिया, वो ये देखने के लिए लिया कि लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, और लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया। ये उनका तरीकाकार है, उनकी हिकमत अमली भी हो सकती है। मैं यहां पर इस्लामिक दहशतगर्दी तो नहीं कहूंगा, इस्लाम बेहतरीन है, लेकिन मुसलमान बदतरीन हो जाते हैं कभी कभी, और इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, ये एक सच्चाई है। तो बदतरीन मुसलमानों के लिए भी वहां पर अज़्म लिया गया कि सख्ती से निपटा जाएगा उनकी दहशतगर्दी के साथ में। कैसे आप देखते हैं? और दो बड़ी ताकतें जब ये बात कहती हैं तो पड़ोसी तक भी मैसेज जाता है, जो कि इस बदतरीन दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हब है, केंद्र है, मरकज है। चलिए, शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो आपने एटलीस्ट अपने स्टेटमेंट से जो इस्लाम का वर्ड था वो हटा दिया, उसके लिए मैं आपकी सताइश करता हूं। क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे यूएन की डेफिनेशन देखिए, चाहे यूएस चार्टर देखिए, या दुनिया के जितने भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये माना है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, और हर मजहब के मानने वालों ने अपने अपने तई जो है अपनी विचारधारा, अपनी नुक्ते नजर, अपने नुक्ते नजरिए को मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है, दहशत का इस्तेमाल किया है। उसी को हम दहशतगर्दी से ताबीर करते हैं। अभी जो यहाँ बहस हो रही थी उसमें कई सारी चीजें निकल कर आई। देखिए, दहशतगर्दी सिर्फ अमेरिका या हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और दहशतगर्दी चाहे वो मुसलमान कर रहे हो या दूसरे मजहब के मानने वाले लोग कर रहे हो, अगर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जो ISIS कर रही है या अलकायदा कर रही है, या नॉर्थ कोरिया के अंदर जिस तरीके से किया जा रहा है, और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इस तरीके की सूरत हाल है। नहीं, जो ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको करिए। वहां पर जो अज़्म लिया गया है वो खास तौर से एक मजहब के लोगों के जरिए की जा रही दहशतगर्दी। मैं फिर कह रहा हूं कि मुसलमानों के नहीं, वो मैं तो, उन्होंने तो इस्लामिक दहशतगर्दी कहा ना, मैंने तो चलिए उसको भी। अब देखिए इमरान साहब, उस 50,000 की गैदरिंग में उसका हब कौन है, उसका भी जिक्र हुआ। आप मुझे ये बताइए, बड़े बड़े लोग कहां पाए गए, उसका भी जिक्र हुआ। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं किसी को नहीं डिफेंड कर रहा हूं। मैं देखिए, आप पड़ोसी को डिफेंड कर रहे हैं क्या? हो इमरान साहब, जब किसी चीज का तज्जिया करना चाहिए ना, तो पूरे हक के साथ, पूरे
इंसाफ के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मुझे ये बताइए, क्या उन 50,000 गैदरिंग के अंदर क्या मुसलमान नहीं बैठे हुए थे उसके अंदर, जो तालियां बजा रहे थे उनके? बिल्कुल थे ना। तो बहैसियत मजमूई आप किसी उसको नहीं टारगेट कर सकते। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी मजहब के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका टारगेट वो कम्युनिटी नहीं है, वो मजहब है बेसिकली। आप अगर देखिए, मैंने पहले कहा, दहशतगर्दी हमेशा हर दुनिया का हर लीडर बार बार कह रहा है कि हमें साथ में मिलकर, आपको पता हूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बताऊं कि मिडिल ईस्ट के 33 कंट्रीज ने, उसके अंदर मलेशिया और सब ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको कन्फ्रंट करने के लिए। किनको? इस तरह के जो लोग हैं, जो चाहे आप उनको मुसलमान का नाम, पहली बात तो मुसलमान हो ही नहीं सकता जब वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहा हो या किसी की नाजायज कत्ल कर रहा हो, तो इन सारी चीजों का। लेकिन इस तरह की दहशतगर्दी तंजीमों से लड़ने के लिए मिडिल ईस्ट के लोगों ने भी, मुस्लिम कंट्रीज ने भी और लोगों ने भी एक साझा, जैसे कहा ना, इंडिया और अमेरिका अब एक कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे इस तरह की जितनी भी दहशतगर्दी हालात हो रहे हैं, जहां भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कन्फ्रंट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दहशतगर्द हैं या मुसलमान के, उसमें बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अगर आप डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म में जाएंगे, अनलॉफुल यूज ऑफ पावर इज कॉल्ड टेररिज्म। गलत तरीके से ताकत का इस्तेमाल बता दी, मैं समझ गया आपको इस बात की भी तकलीफ है। अभी मेरी आपको इस बात की तकलीफ है एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कि ट्रंप ने वहां से सीधे तौर पर मजहब का नाम लिया। आपको, मुझे भी इस बात की तकलीफ है, लेकिन मैंने कहा ना, फिर आप मुसलमानों के लिए भी तो नहीं मान रहे ना बात। मैं इस्लाम के लिए नहीं कह रहा हूं। आप मानिए कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है, मैं हम सब मानते हैं, लेकिन मुसलमान बदतरीन कौम है जो कि इस तरह से इस वक्त दहशतगर्दी फैलाए हुए है, और उसको लेकर दो बड़ी ताकतों ने आज़मा किया, दो बड़ी ताकतों ने आज़मा किया है, और उसका गहवारा पड़ोसी मुल्क है हमारा। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, तशद्दुद। मुतशद्दिद लोग जैसे कहते हैं, वायलेंट, ठीक है, चाहे उसको हिंदी में कह लीजिए कट्टरवादी लोग जो है, वो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं, वो हर कम्युनिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान किसी को गोलियों से ऐसा छलनी नहीं कर देते, बूंद नहीं देते, बम बांध के उड़ नहीं जाते। आप दूसरी कम्युनिटी के दहशतगर्दी को उससे मत जोड़िए, ठीक है? नहीं मत जोड़िए उससे। मैं लौट रहा हूं, जिसमें जिहाद, पड़ोसी मुल्क का तो सदर कहता है कि जिहाद करेंगे हिंदुस्तान के साथ, तो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उनका, वो मुबैना है, उसको भी हम जानते हैं। चलिए, आ रहे एक छोटे से, उससे कौन इंकार कर रहा है? अच्छा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं, जरा क्या कुछ कह रहे हैं। जितना कि होना बहुत अनिवार्य है, आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलॉसफी भी शामिल हो। आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण, ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। नीड, नॉट ग्रीड, हैज बीन अवर गाइडिंग प्रिंसिपल, और इसलिए आज भारत इस विषय पर सिर्फ बात करने नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक सोच और रोड मैप के साथ आया है। वी बिलीव दैट एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ मोर देन अ टन ऑफ प्रीचिंग। हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं, और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने परिवहन क्षेत्र में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल की मिक्सिंग की बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमने 150 मिलियन परिवारों को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन दिए हैं। हमने वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मिशन जल जीवन शुरू किया है,
और अगले कुछ वर्षों में इस पर लगभग $50 बिलियन का खर्च करने की हमारी योजना है। एक्सेलेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो लगभग 80 देश हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल के साथ जुड़ चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत और स्वीडन अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ट्रैक के लीडरशिप ग्रुप का लॉन्च कर रहे हैं। यह पहल सरकारों और निजी क्षेत्र को साथ लेकर इंडस्ट्रीज के लिए लो कार्बन पाथवेज बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना कर सके, इसके लिए भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहा है। मैं सभी मेंबर स्टेट्स को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस साल भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और बढ़ेगी। एक्सेलेंसी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि यूएन की इस इमारत में कल हम भारत द्वारा लगाए गए सोलर पैनल्स का उद्घाटन करेंगे। द टाइम फॉर टॉकिंग इज ओवर। द वर्ल्ड नीड्स टू एक्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच। तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी, और हम बात कर रहे थे इससे पहले कि जो रेडिकल इस्लाम को लेकर के सदर ट्रंप ने अपनी बात रखी है, क्या वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और उसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना सही नहीं होगा। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि रेडिकल मुस्लिम हो सकता है, इस्लाम कहना फिलहाल ठीक नहीं होगा। रेडिकल मुस्लिम हम इसे जरूर कहें, क्योंकि इस्लाम कुछ और कहता है और मुसलमान कुछ और करता है। मेरे साथ इस वक्त दीवान मुकेश सिंह भी जुड़ गए हैं। दीवान मुकेश जी, कल के इस इवेंट को, इस बड़े प्रोग्राम को, यहां पर बैठे कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरह से ये चुनाव प्रचार था, या इससे हासिल क्या हुआ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग जो अपनी बातें बना रहे हैं और कुछ लोगों का काम ही है बोलना। ये कल का जो इवेंट था बहुत सक्सेसफुली ये इवेंट था। 50,000 लोग भारत के वहाँ पर उपस्थित थे, और जिस तरीके से मोदी जी का वहाँ पर स्वागत हुआ है, हमको ये देखना होगा कि वो मोदी जी का स्वागत के साथ पूरे भारत का स्वागत हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे वो जो सीन देख के याद आ गया, एक सौदागर मूवी थी जिसमें दोस्ती का वो हाथ, दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब का एक गाना था कि इस जंगल के हम दो शेर। तो मुझे वो कहीं ना कहीं वो सीन याद आ गया कि ये जो दोस्ती है सदर ट्रंप की और हमारे वजीर आजम मोदी साहब की, ये बहुत आगे जाएगी, और ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जहां हम कभी इंतजार करते थे अमेरिका का कि अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा, आज हमारा वो दिन आ गया है। आज भारत वहां पर खड़ा है कि वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर मोदी साहब उनके फेवर में कुछ बोले और कुछ बोले अगर उनके फेवर में, तो बात अच्छी है। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है संजीव? और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, जंगल में हम दो शेर चलकर जल्दी हो गई देर, ये वही गीत आज याद करा दिया। अच्छा याद करा दिया, गाना तो बहुत अच्छा गा दिया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि हिंदुस्तान के लोगों को मिला क्या इससे। अरे आप वो मंच क्या था, उस मंच का इस्तेमाल क्या था? चलिए समझाइए अमिताभ जी, आपको समझाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। कृपया इमरान जी इमरान, हाँ बोलिए सर, बोलिए। इमरान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मिला क्या, बहुत कुछ मिला है। आप देख रहे हैं, आप इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हार्म पहुंचा रहे हैं, आप अपने दुश्मन को चुनौती दे रहे हैं। आपने बिना लड़ाई किए हुए पाकिस्तान को बैक फुट पे खड़ा कर दिया, इससे ये सारी चीजें मिली है कल के इवेंट से। हाँ, मैं ठीक है।
हाउडी मोदी वाले इमरान से मिला है ये। साहब, इमरान साहब अभी जो आपकी जी जी बिल्कुल देखिए ना, 4-5 मुद्दे देखिए निकल आप देखिए आप भारत देखिए मोदी जी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए वहां पर गए हैं। ठीक है दीवान साहब, आ रहा हूं। वहां पर आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया गया, जिस कश्मीरी भाई का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने मोदी जी कहा वो कौन थे? कश्मीरी पंडित थे जिनके साथ जुल्म हुआ था, जो जिन लोगों ने भी किया था, गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या उन चंद गुनाहगारों के बदले आप तमाम कश्मीरियों को सजा देंगे? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? देखिए हम डेविएट कर रहे हैं, नहीं डेविएट नहीं कर रहा हूं। कौन दे रहा है सजा? इस वक्त नहीं वही बोल रहे हैं, नहीं सही बोल रहे हैं ना, गलत क्या बोल रहे हैं? सुन लीजिए, आप सुनिए तो सही। एक आदमी लाइन सुनने से ही ना इंसान वो हो जाता है। सच यदि परेशानी पैदा कर रहा है तो सुनना छोड़ देंगे क्या? सुनिए तो सुनिए, इस वक्त जो है कश्मीर के अंदर 50 दिन से मैं दिल्ली के कश्मीरी लोगों को जानता हूं, मिल रहे हैं रोज, जो बोल रहे हैं कि हम अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां बीमार को हॉस्पिटल जाना नसीब नहीं हो रहा, छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, उनकी सेब की फसलें खराब हो रही हैं, उनके यहाँ जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मुझे वहां पे अलगाववादी क्या, अलगाववादी मैंने तो पहले वो क्या इस हालात के लिए जिम्मेदार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, जो बात सही है मैं चल के वहां एक सेकंड इमरान साहब उठाया गया, तो यही अमेरिका था, यही अमेरिका था जो नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को हमारे नहीं देता। ना सुनने की आदत करिए, एक-एक करके भाई साहब, अरे जी बात रख रहे हैं, सुन तो लीजिए, आपकी बात यही तो हमारे यहाँ टॉलरेंस खत्म हो गया है, सब तामुल हमारे यहाँ खत्म हो गया है। स्कॉलर कह के देश को बदनाम मत करिए। अरे कौन बदनाम कर रहा है? वो सच बोल रहे हैं ना, जो खबरें छन के आ रही हैं। ब्रेक लेता हूं।